अपना घर। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज आपके बीच एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। आज कहानी थोड़ा लंबी हो जाएगी, पर कहानी में इंटरेस्ट बहुत आएगा। कहानी एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो कहानी है। एक फकीर अपने बेटे के साथ रिक्शे से उतरे। उन्होंने चारों तरफ आंखें फैलाकर देखा। पश्चिम में खेत, उत्तर में खेत, दक्षिण और पूरब में शहर। वाह, क्या दिव्य है! तुम्हारा मकान बहुत अच्छी जगह पर है। बूढ़े फकीर के मुंह से आहद भरा स्वर फूटा। हाँ, पर बाजार दूर हो जाता है, बेटा बोला। वही तो अच्छा है, बाजार के शोर शराबे से दूर है शहर का शहर और गांव का गांव। एक चीज दो स्वाद, कुछ ऐसा ही मजाकिया लहजे में बोलते हुए फकीर जहां खिलखिलाकर हंस पड़े। पिता की यह बात बेटे को अच्छी लगी। पिता की खुशी से वह भी खुश हुआ और बोला, जी, शहर के शोर शराबे का असर यहाँ नहीं पड़ता। बाबा आ गए। बाबा आ गए। घर से बाहर निकल रहे पोता और पोती चहचहा उठे। सभी ने आकर बाबा का चरण स्पर्श किया। उन दोनों के चेहरों पर अद्भुत आनंद था। बच्चों का यह स्नेह पाकर फकीर जहां विभोर हो गए। सच पूछे तो उनके आने से पूरा घर महकने लगा था। फकीर जहां खूब आराम से रहने लगे। उन्हें वहां बहुत आदर, मान सम्मान, बहुत खुशी मिल रही थी। परंतु जो बात उन्हें गांव में उदास कर देती थी, उसने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। उदासी की वजह उनकी पत्नी थी, जो बेटी के पास दार्जिलिंग में रहती थी। उनके दामाद डॉक्टर थे, वहाँ काफ़ी संपन्नता थी। वे वहीं बेटे के साथ रहते हुए वहाँ के ठाट बाट, सुख ऐश्वर्य भोग रही थी। फकीर झा को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें यह बात भले ही अच्छी न लगती हो, पर बेटी दामाद की बहुत अच्छा इच्छा थी कि वे भी वहीं रहें। फकीर जहाँ तो रहेंगे नहीं, बेटी के घर कैसे रहें, पत्नी वहाँ कैसे रह लेती है, यही सोचकर वे भूलते रहते थे। उदास मन स्थिति में फकीर जहाँ को अपने जीवन के खट्टे मीठे प्रसंग याद आते रहते हैं। बेटी आरती के बचपन के दिन याद आ रहे हैं। इससे पहले पत्नी का अनुराग याद आता है। दोनों बेटों का बचपन याद आता है। यादों की इस भीड़ में फकीर जहां कहीं गुम हो जाते हैं। फकीर जहां की 3 संतानें थी, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटों में रंजन सबसे बड़ा, उससे छोटा राकेश और संतानों में सबसे छोटी बेटी आरती थी। रंजन के जन्म से 1 साल पहले उनकी बेहड़ा हाई स्कूल में विज्ञान शिक्षक के पद पर नौकरी लगी। वह बीएससी थे। वह नौकरी करने लगे। घर का मोह त्याग कर वहीं मकान किराए पर ले लिया करते भी क्या, गांव में रोज आना जाना संभव नहीं था। वह हर शनिवार गांव आते थे। सोमवार को प्रातःकाल ड्यूटी पर लौटते थे। पत्नी से अलग रहते हुए पहाड़ जैसा दिन काटकर घर लौटते तो पत्नी की यह दशा कल्पना कर वह सिर उठते। फकीर जहाँ को लगता कि उनकी अनुपस्थिति में पत्नी ठीक से खाना भी नहीं खाती होगी, न सोती होगी। यह सोचकर वह दुखी हो जाते और वे उनका मन बहलाने लग जाते। जितने दिन वे घर होते, पत्नी इन्हीं के आसपास चक्कर काटती। वह हर बार पूछती, क्या बहेड़े में अकेले आपको अच्छा लगता है? उन्हें युवा पत्नी के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझता, तो कुछ कहना जरूर पड़ता था। एक बार पत्नी ने वही सवाल किया तो उन्होंने पत्नी से प्रति प्रश्न किया, बिना तेल दीपक का क्या हाल होगा, कहो तो। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही दशा तो मेरी है। नहीं, मेरी है, फकीर जहाँ तुरंत बोले थे। दोनों में इसी तरह हास्य परिहास चलता रहा। फकीर जहाँ का कहना था
कि पत्नी की अनुपस्थिति में उसका मन दुखी रहता है। यही बात उसकी पत्नी बोलती थी। वह कहती थी कि पति की अनुपस्थिति में उन्हें दिन पहाड़ जैसे लगते थे। उसी बार तो पत्नी ने थोड़ी ठिठाई से कहा था, मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, अब आपका रखना ही पड़ेगा। माँ और चाची यहाँ अकेली कैसे रहेंगी, उन लोगों का गुजर कैसे होगा, क्या कोई अन्य बहू है जो उनकी देखभाल करे। तुम अकेली हो तो कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। यह उपदेशक की भाषा में यह बात कह गए। क्यों उन लोगों को भी रखेंगे, पत्नी ने कहा। बहेड़ा जैसे गांव में इतना बड़ा मकान कहाँ मिलेगा। वे पत्नी को समझाने का प्रयास करने लगे। हाँ, समझ गई, सारा समय अकेलेपन का दुख काटना। यह कहकर पत्नी एकदम गंभीर हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ बोली नहीं थी। उन्होंने मौन तो साध लिया था, पर उस मौन से निकल रही पीड़ा का अनुभव कर फकीर जहां व्यग्र हो गए थे। उस व्यग्रता से मुक्ति का अन्य कोई राह मिला तो पत्नी को फुसलाने मनाने में लगे गए थे। समय बीतता गया। रंजन और राकेश के बाद आरती का जन्म हुआ। आरती के जन्म के बाद पत्नी ने अकेले रहने के दुख की चर्चा फिर कभी की हो उन्हें याद नहीं। इतना ही नहीं, उसके बाद ये फकीर जहाँ को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे पति पत्नी के बीच दूरी आ गई हो। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी पेड़ की छाल एकदम से अलग हो जाती है, वैसे ही पत्नी उनसे अलग हो गई। यह अनुभव होते ही उन्होंने इस दूरी को पाटने का प्रयास किया था, पर स्थिति और खराब हुई होती गई। दरअसल उनकी पत्नी अपने बेटी आरती में इतना रम गई थी कि उन्हें अब पति की भी वैसी सुध नहीं रही। एक जुड़ाव में दूसरे जुड़ाव को कमजोर कर दिया। दिन पर दिन दोनों के बीच का भावनात्मक लगाव कम होता गया, पर उन्होंने संतोष करने के लिए उत्कंठा का एक बीज संजो कर रखा था कि रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी दोनों साथ साथ रहेंगे। वह उसी संग साथ की कल्पना कर खुद को बहलाते रहे। वे दिन बीत गए, युवा शरीर बूढ़ा हो गया। अब बसंत और शिशिर का उल्लास एक ही पायदान पर खड़ा मिलता, बस साथ रहने की अभिलाषा, कोई दूसरा साथ न होने की चिंता। दोनों बेटे रंजन और राकेश अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ बाहर ही रहते थे। बेटी आरती डॉक्टर प्रतीक के साथ दार्जिलिंग रहती थी। दोनों बेटे इंजीनियर बने और दामाद डॉक्टर थे। लोग कहते थे, मास्टर साहब बहुत भाग्यवान हैं। यह तो वह भी मानते थे, पर कह किसी बेटी बेटे के घर नहीं रहना चाहते थे। तीस पर बेटी के घर तो बिल्कुल नहीं। रिटायर होने से एक महीने पहले ही फकीर झा ने पत्नी को दार्जिलिंग पत्र लिखा था, मैं रिटायर हो रहा हूँ, तुम गांव आ जाओ। जहाँ जी रिटायर भी हो गए, पर उनकी पत्नी गांव नहीं आई। जिस दिन वह रिटायर होकर गांव आए थे, उस दिन घर पर कहीं कोई नहीं था। चारों तरफ सनासन साए साए करता अकेलापन। वह अकेलापन से डर गए थे। पत्नी नहीं आई, सोचते सोचते उनका मन खंड खंड हो गया। एक महीने के बाद फकीर जहाँ को बेटी दामाद का पत्र आया, आप यहीं चले आइए, हमें भी आप अपनी सेवा का अवसर दें। उन्हें पत्र के अक्षर अच्छे नहीं लगे। पत्नी पर उनका क्रोध बढ़ता गया। वे बड़बड़ा उठे थे, मैं स्वयं अभी सक्षम हूँ। फकीर जहाँ ने दोनों बेटों को साथ रखकर मैट्रिक तक पढ़ाया था। बेटी हमेशा माँ के पास ही रही और गांव के स्कूल में पढ़ी। माँ को बेटी के प्रति अजीब सा अनुराग था। जिस दिन आरती का गोना हुआ और वह ससुराल गई थी, उस दिन उसकी माँ की हालत ऐसी हो गई थी जैसे फूस की छत पर से उतारी गई कोई
लता सूखी मुरझाई सी। उनकी वह विकल दशा देखकर पति ने प्रस्ताव दिया था, अब बहेड़ा ही चलो, अब यहाँ अकेली क्यों रहोगी। बूढ़ी पत्नी के मुंह पर अनायास हंसी आ गई। अच्छा, अब बुढ़ापे में जाएंगे। पत्नी की हंसी ने पति को स्तब्ध कर दिया था। उन्हें उस हंसी में छिपी दारुण व्यथा दिखाई दी। उसने उन्हें विचलित कर दिया। उसके कुछ दिन बाद आरती पति के साथ दार्जिलिंग जाने लगी तो वह अपनी माँ को भी अपने साथ ले गई। पति महोदय चाहकर भी पत्नी से कुछ नहीं कह पाए। बेटी के साथ जाने की उनकी तीव्र इच्छा देखकर वह भी उन्हें रोक नहीं पाए। वृद्ध फकीर जहाँ को अब कभी कभी कांग्रेसी काका याद आते हैं। उनकी बातें याद आती हैं। कांग्रेसी काका अपने उदास क्षणों में बार बार एक बात कहते थे। वह कहते थे, मनुष्य का मन पानी की धार है, जहाँ ढलान है मिली उधर ही बहने लगता है, और एक बार तालाब में आ जाने के बाद वापस पेड़ की तरफ नहीं बहता। वह उनके बचपन का दौर था। वे अब बच्चे थे मगर बहुत ठीक थे। काका की बात सुनकर वह कह उठे थे, क्यों उली चकर। काका बोले थे, कितना भी उलीचो पानी लौटकर तालाब में ही आएगा। कांग्रेस काका का उंगली उठाकर जवाब दिया करते थे। आज उन्हें कांग्रेस काका की वे बातें अधिक याद आ रही हैं। उन दिनों वह काका की बातों का मतलब नहीं समझते थे, पर ज्यों-ज्यों उनकी समझ बढ़ने लगी, उन बातों का सही मतलब समझने लगे। अब वे बातें वास्तविक लगती हैं। अब वह उन बातों का अपने जीवन से तुलना करते हैं। उस दिन पत्नी की वह फिर विरक्त हंसी उनके मर्म को छू गई थी। फिर तो उन्हें लगा कि पत्नी का मन सचमुच बेटी की तरफ बह गया है। हालात के यहाँ तक पहुंच जाने के लिए कई बार वे कहीं न कहीं खुद को भी जिम्मेदार मानने लगते हैं। वे खुद को अपराधी मानते हैं। उन्हें अपनी व्यवस्था की याद आती है, साथ रहने के लिए पत्नी की जिद और अपनी स्थिति, अपना व्यवहार याद आता है। आज फकीर जहाँ यह सब सोचते हुए उदास हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद 3 साल उसी उदासी में बिताए, पर कहीं गए नहीं। इस बार बड़ा बेटा जिद कर पटना ले आया। पटना में भी वे जब से हैं उदासी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। फकीर जहाँ को बड़े बेटे से 2 पोते और 1 पोती है। एक पोता दरभंगा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ता है और दूसरा पटना कॉलेज में फर्स्ट ईयर में है। पोती 9वीं कक्षा में है। वे स्वयं सिद्धस्थ जीव विज्ञान शिक्षक रहे हैं। सेवानिवृत्त के 3 साल बाद पढ़ाने का यही मौका मिला है। वह खूब उत्साह से पोती को पढ़ाने लगे। पोती का नाम सरिता था। जैसे उसका नाम वैसी उसकी तीव्र बुद्धि। उसकी मेधा बाबा को यह और उत्साहित करती थी पढ़ाने के। इसी सिलसिले में बाबा का दुलार पोती में नहीं में रम गया था। यही बात बाबा की उदासी के बादलों को जैसे चीर रही थी। 5 दिन के बाद फकीर जहाँ के समधी अर्थात रंजन के ससुर आए। समधी के आने से फकीर जहाँ बहुत खुश हुए। उनकी बातचीत से उन्हें पता चला कि समधी जी किसी काम के सिलसिले से पटना आए हैं और अभी तकरीबन 15 दिनों रहेंगे। खैर, बहुत अच्छा। उस दिन फकीर जहाँ को गांव से आए 10 दिन हो गए थे और उनके समधी को भी 5 दिन हो गए थे। फकीर जहाँ बरामदे में बैठे हुए बहू और समधी अर्थात बाप बेटी दोनों की बातें सुन रहे थे। समधी थोड़े ऊंचे स्वर में बोल रहे थे, मेरी आज्ञा है, समधी को अब कभी यहाँ से मत जाने देना। उनकी जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतनी ही प्रसन्नता होगी। हाँ, क्या तो होगी ही। जब से वे आए हैं तब से सरिता में पढ़ने की चेतना, प्रेरणा और रुचि बहुत ज्यादा जग गई है। बेटी बाप से कह रही थी, अरे यह बात तो है तो वे अद्भुत शिक्षक, बहुत तेजस्वी है। अगर गरीबी न होती तो अब तक न जाने कहां से कहां पहुंचे होते, बड़े आदमी होते। और वे तो हैं तो बड़े आदमी, भाग्यवान भी हैं।
समधी बोले थे फकीर जहाँ को वे बातें अच्छी नहीं लगी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे समधी जी उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं बल्कि उन पर रहम कर रहे हैं। साथ ही जिस दिन से समधी आए हैं उसी दिन से उन्हें लग रहा था जैसे अपने बेटे के घर नहीं बल्कि अपनी बहू के घर आए हैं। इस घर में उनकी इज्जत होती है, फिर भी उन्हें महसूस होता है जैसे वे अपने ही घर में मेहमान हों। पर समधी उनकी तो बेटी घर का घर है, वे अपनी बेटी के घर निसंकोच आते जाते हैं, बेटी को अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए कहते हैं, साथ ही इनका सम्मान भी कराते हैं। फकीर यह महसूस करते हैं कि उनका घर उनका न होकर समधी का घर है। ऐसे समय में आज उन्हें आती बेटी याद आती है। वे मन ही मन सोचते हैं वहाँ वे अपने समधी की तरह रह सकते हैं। उनके मन में यह ख्याल आया कि बेटी के घर में वे ज़्यादा आराम से रहते, इससे किसी की सहानुभूति के पात्र तो न बनते। यह विचार उनके मन में कई बार आता। यह सब सोचते हुए जब वे अपने बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसे लगता कि पत्नी पर उनका गुस्सा कम हो रहा है पर खत्म नहीं हो रहा है। वे सोचते हैं उनकी पत्नी भी कैसी है, बेटी दामाद के घर रह रही है, मेरे पास किस चीज़ की कमी है, गांव में खुद चूल्हा चलाना पड़ेगा, बेटी के घर में मेहमान बनी है। रिटायर होने के बाद 3 साल तक फकीर झा गाँव में ही रहे। उस दौरान बेटी और दामाद कई बार उन्हें देखने दार्जिलिंग से गांव आए। उनकी पत्नी भी आती थी, वे कभी थोड़ी देर उनके पास आकर बैठती पर उस बैठने में परायापन था। फकीर झा मन ही मन गुस्से से लाल हो जाते थे। एक बार स्वयं पर नियंत्रण रखते हुए उन्होंने कहा, तुम दामाद के घर पर क्यों पड़ी हो? हम दोनों एक साथ यहाँ रहकर कितनी शांति से बुढ़ापा काटते। पति की बात पर पत्नी ने उत्तर दिया, पड़ी क्यों रहूंगी, अपने कोख से जन्मी बेटी है। हाँ, आपको कष्ट होता है और मेरे मन में भी यह बात आती है कि हम दोनों यहीं साथ रहते, और कुछ दिन और वहीं रहने दीजिए। फकीर झा को पत्नी की इस बात से दुख पहुंचा। वे चुप हो गए। एक वह समय था जब उनकी पत्नी जवान थी और पति से याचना करती थी, मुझे अपने साथ रखो। वे असमर्थता व्यक्त करते और पत्नी दुखी हो जाती। पत्नी के दुख की आंच उन तक पहुंचती पर उनके आसपास समस्या का हल नहीं था। आज उन्हें लगता है कि वैसे ही पीड़ा उन्हें जला रही है और उन्हें लगता कि वे उस पीड़ा की गर्मी में और भी रम जाएं। वे तृप्त होने लगते। उनकी इच्छा होती कि स्वयं को और कष्ट दें। उनकी जिंदगी की गाड़ी पलट गई थी। अपनी गलती पर वे खुद को धिक्कारते, प्रताड़ित करते और यहाँ आकर वे पोती के स्नेह में बंध जाते हैं। उनका व्याकुल मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। उन्हें भी इसका भान हो रहा था। यही कारण था कि पत्नी के प्रति आक्रोश कम होता जा रहा था। आज फकीर झा सवेरे ही सरिता को पढ़ाने के बाद बैठे हैं। रविवार है, स्कूल में छुट्टी है, सरकारी दफ्तर बंद है, बच्चे घर पर नहीं हैं। वे दीवार से तकिया लगाकर पीठ छुटाकर सुखद जीवन की कल्पना में भ्रमण कर रहे हैं। बेटी किसी काम से पटना से बाहर है। उनका मन ज्यों-ज्यों पोती के स्नेह में घुलने लगा है त्यों तो वे सोच रहे हैं सरिता किस तरह खूब अच्छा पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट पढ़ाकर उन्हें दिखाएं और वे उस उत्कृष्ट रिजल्ट की खुशी में झूम उठे। वे कल्पना लोक में तल्लीन थे पर कमरे से आ रहे समधी के स्वर ने उनके कान खड़े कर दिए। समधी अपनी बेटी अर्थात उनकी बहू से कह रहे थे, समधी जी को मांगुर मछली बहुत पसंद है, आज उन्हें वही खिलाओ। अभी समय भी क्या हुआ है, मैं ही ला देता हूँ, आज इसका खर्च भी मैं ही करूँगा। उन्होंने समधी जी की बात सुनी। कई दिन से ऐसी बातें सुनते आ रहे थे लेकिन आज की इस बात ने पानी में आग लगा दी। वे मन ही मन बड़बड़ा उठे, घर मेरा और हुक्म चलाइए, ये अपने पैसे से मछली लाएंगे, मैं मेहमान और घर के ये आदमी मुझ पर रहम कर रहे हैं, ऐसे व्यवहार
कर रहे हैं जैसे मैं इन पर आश्रित हूँ। उनके मन में उथल पुथल मची है, कई विचार आ जा रहे हैं, चारों तरफ निगाह दौड़ाते हैं। पास में पोता बैठा है, वे उससे कुछ नहीं कहते। पोती सरिता को आवाज देते हैं, कुछ कह रहे हैं बाबा जी। पोती खुद से उछलते हुए आकर खड़ी हो जाती है। हाँ, अपनी माँ से कहो कि समय देखकर खाना बनाए, अभी बहुत गर्मी है। अभी पटवा का साग पेट के लिए एक अच्छी दवा की तरह है। माँ से कहो कि आज पटवा का साग, भात और आलू का भुर्ता बनाए, और ये रुपए लो और चौक पर से पटवा का साग ले आओ। सरिता बाबा के हाथ में रुपया लेकर खुशी खुशी घर के भीतर चली गई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।